हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 10 की फिजिक्स को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, प्रतिबिंब के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं अवतल दर्पण से संबंधित। बेटा वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध देखने वाले हैं। ठीक है, जो हमने संबंध पढ़ा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम हेडिंग लगाएंगे बेटा अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या को बेटा हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, कैपिटल आर। तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखते हैं बेटा। ये तो मैंने आपको बताया है अपनी लास्ट वीडियो में। फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो ये संबंध हमें बहुत अच्छे से देखना है और क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं बेटा। ये हमारा एक क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण भी हमने आपको बता रखा है कि ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड पे इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन कहाँ से हो बेटा? उसके दबे हुए तल से हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? हमने आपको पता है क्या कहलाता है बेटा? ध्रुव कहलाता है। इसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को हमने क्या बताया था बेटा? मुख अक्ष बोलते थे। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो में। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता था बेटा? हमारा फोकस होता था। तो ध्यान से सुनो बेटा, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर मान लेते हो कोई किरण ऐसे चली, तो नाम दे दो आप M1 और M2। ठीक है, तो मैंने आपको नियम बताए थे बेटा दर्पण में, अवतल दर्पण के भी नियम बताए थे। ठीक है, कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण जा रही है तो ये दर्पण से टकराएगी बेटा, तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं कि ये किरण है बेटा ए बी। ठीक है ना, दर्पण के बिंदु बी पे टकराई और फिर कहाँ से होकर गई बेटा? मुख्य फोकस एफ से होकर गई। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनो बेटा। पहले अगर हमसे लिखना हुआ थियरी कैसे लिखोगे? लिखोगे कि माना M1 M2 क्या है बेटा? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, वक्रता केंद्र क्या है? C है, मुख्य फोकस क्या है? F है। ठीक है, फिर लिखोगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण AB दर्पण के बिंदु B पर क्या होती है बेटा? टकराती है। टकराने के बाद कहाँ से ऊपर जाती है? मुख्य फोकस F से ऊपर जाती है। फिर बिंदु C और बिंदु B को मिलाने पर, बिंदु सी और बिंदु बी को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बेटा? हमें सी बी प्राप्त होता है, जो किसका कार्य करता है? अभिलंब का कार्य करता है। तो थियरी पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लिखेंगे क्या बेटा कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है और और मुख्य फोकस कैपिटल F है। ठीक है, और क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ए बी चलती है और दर्पण के बिंदु बी पर क्या होती है बेटा? आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात, आपतित होती तो बेटा फिर क्या हो जाएगा? परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है बेटा? मुख्य फोकस यफ से होकर जाती है, यफ से होकर जाती है। ठीक है, और बिंदु सी तथा बिंदु बी को को मिलाने पर सी बी प्राप्त होता है
प्राप्त होता है, जो किसका कार्य करता है बेटा, जो अभिलंब का कार्य करता है, अभिलंब का कार्य करता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो थियरी आपको याद नहीं करना पड़ेगा बेटा, फिगर देख के आपको लिखना है। लिखोगे क्या क्या हमने लिखा है, मैंने यही लिखा है कि M1 M2 कौन सा दर्पण है बेटा, आपको दिख रहा है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस क्या है, F है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण ए बी दर्पण के कौन से बिंदु पे बेटा, बिंदु बी पर आपतित होती है, मतलब टकराती है, और टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाती है बेटा, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने कहा कि बिंदु सी और बिंदु बी को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, सी बी प्राप्त होगा, जो किसका कार्य कर रहा है, अभिलंब का कार्य। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब जो किरण आती है, इस किरण का नाम क्या है बेटा, आपतित किरण। ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है बेटा, परावर्तित किरण। ध्यान से देखना, परावर्तित किरण। और ये किसका काम कर रहा है बेटा, ये काम कर रहा है अभिलंब का, नॉर्मल का काम कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो ये कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं, आई से। अब ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब का काम कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, किससे लिखते हैं बेटा, आर से लिखते हैं। देखो ध्यान से, अब इसको अगर हम कहें कि कोण ए बी सी, कौन सा कोण बेटा, कोण ए बी सी बराबर है किसके, ए बी सी किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो लिख सकते हैं आई के बराबर है। जो आई किसके, आई को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपतन कोण बोलते नहीं बेटा। और दूसरी चीज बेटा, कोण सी बी एफ, सी बी एफ किसके बराबर है, आर के बराबर है। और आर को हम क्या कहते हैं बेटा, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, देखो सी बी एफ मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर कहते हैं। आर क्या है हमारा, परावर्तन कोण। तो परावर्तन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हम परावर्तन के नियम से कह सकते हैं ए बी सी इसके बराबर होगा बेटा, सी बी एफ। यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर होगा किसके बेटा, सी बी एफ के। और यहाँ रीजन क्या देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यहाँ रीजन बताएंगे कि किसके अनुसार बराबर है बेटा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। क्योंकि परावर्तन का नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। मतलब आपतन कोण सदैव क्या होता है बेटा, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज तो समझ में आया होगा कि ए बी सी सी बी एफ के बराबर क्यों हुआ, मतलब ये कोण ए बी सी मतलब ये एंगल सी बी एफ मतलब इस एंगल के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे कंटिन्यू करने का मतलब है, अब आपको डिटेल्स से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि ज्योमेट्री थोड़ी सी भी आपने 9th में पढ़ रखी हो तो बेटा ये आसानी से डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है यार, थोड़ा सा ये मिट जा रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब देखो ध्यान से, ये एक समांतर रेखा मान लो और ये दूसरी समांतर रेखा मान लो। क्योंकि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है, ऐसे ऐसे कट करती है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसको ये वाली हमारी ए बी रेखा हो गई और ये वाली मुख अक्ष हो गया। ठीक है, और ये तीसरी रेखा मतलब जो हमारा अभिलंब है बेटा, इनको क्या कर रहा है, ऐसे प्रतिच्छेदित कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये कोण आई है तो ये क्या होगा, आई होगा। कौन सा कोण है बेटा, एकांतर कोण। कह सकते हैं कि नहीं, मतलब अगर हमारा ये आई है तो ये एंगल क्या होगा हमारा, आई। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बेटा, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आई ये बराबर है, ये आई इसके बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, लिखेंगे क्या कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी मतलब ए बी सी, ए बी सी बराबर है किसके, कोण बी सी एफ के, बी सी एफ के। रीजन क्या दोगे बेटा यहाँ पे आप, कि कौन सा कोण है बेटा, ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर हम क्या मान ले, 2 मान ले, इसको मैंने 1 माना। तो देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या बेटा, समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब ये कोण इसके बराबर है
तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF के। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो CBF कोण कौन सा है, BCF कोण कौन सा है। CBF का मतलब CBF मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, और BCF का मतलब क्या बेटा, BCF मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो एक ही त्रिभुज में क्या होंगे बेटा, दो कोण आपस में बराबर होंगे। तो बेटा आपने 9th में पढ़ रखा होगा एक प्रमेय बेटा, कि क्या कहता है प्रमेय, कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो उनके सामने की जो भुजा होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में बेटा, CBF में, त्रिभुज CBF में, CBF में दो कोण आपस में क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए इन कोणों के सामने की भुजा, इन कोणों के सामने की भुजा भी आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा क्या है हमारा VF, इसके सामने की भुजा क्या है CF, तो इसका मतलब VF हमारा किसके बराबर होगा, CF के। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब हम इसको चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे हम करते हैं इसको। ठीक है, देखो तो बेटा मैंने क्या लिखा, CBF में दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इन कोणों के सामने की भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि भुजा कौन सी बेटा, BF, कौन सी भुजा बेटा, ये है BF, मतलब इसके सामने की भुजा ये हो गई, इसके सामने की भुजा ये हो गई। तो BF किसके बराबर होगा बेटा, CF के। तो BF बराबर क्या हो गया बेटा, CF। इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं बेटा 3। क्या देंगे, 3। अब लिखेंगे क्या, कि दर्पण का द्वारक छोटा कर देने पर, मतलब ये जो दर्पण है इसको क्या करें बेटा, छोटा करें। तो छोटा करोगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि बिंदु बी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा बिंदु P था ना बेटा, बिंदु भी कहाँ पे आ जाता है, बिंदु P पे आ जाता है। तो होगा क्या बेटा, जो हमारा BF होता था वो किसके बराबर हो जाएगा, BF के बराबर होगा। कब होगा, जब हम दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, कि दर्पण का द्वारक छोटा कर देने पर बिंदु B कहाँ आ जाता है बेटा, बिंदु P पर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो BF होता था वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BF के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो BF है वो किसके बराबर हो जाएगा, अब BF के। इसको 3 माना है, इसको हम क्या मान लें, 4। तो देखेंगे 3 और 4 में एक पक्ष बराबर है, तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 3 तथा 4 से। तो ये भी नोट करते हैं बेटा, इसके बाद लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो CF होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 तथा 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, जब हमने मुख्य परिभाषा गोली दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषा बताया था बेटा, जैसे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी, फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, द्वारा क्या होता है, ठीक है ना, फोकस तल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आपको मैंने ये बताया था कि C और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, वक्रता त्रिज्या। F और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, फोकस दूरी कहते थे। इसको हम क्या कहते थे बेटा, स्मॉल f कहते थे। और ये जो दूरी होती थी इसको हम क्या कहते थे, R कहते थे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा PC है, PC किसके बराबर होगा बेटा, PF प्लस CF के बराबर। तो हम PC को क्या लिख सकते हैं, PC बराबर होगा हमारा बेटा PF प्लस CF। अब PC है क्या बेटा, R, और PF यहाँ देखो PF और प्लस CF बराबर है क्या, PF। तो CF का स्थान हमने क्या रख दिया, PF। तो PF जोड़ोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 2PF। अब PF क्या है बेटा, P और F की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये क्या आ जाएगा, R बराबर 2F। तो F बराबर क्या आ जाएगा बेटा, R/2। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक संबंध है अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो आप लिख लोगे कि जहां F क्या है बेटा, हमारा फोकस दूरी है, R क्या है बेटा, वक्रता
त्रिज्या है। तो बेटा ये हाई स्कूल के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको डिस्कस तैयार भी कर लेना, ठीक है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए यही संबंध देखेंगे, आएगा भी, लेकिन हम देखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए आर तथा यफ में संबंध देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही करते बेटा, और आशा करते हैं बेटा कि आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम भी आपका करीब ही है। तो बेटा बस यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।